हिडन डिवाइन रिवॉर्ड्स अनलॉक होते हैं। और इतना सोचते हुए वो डिस्प्ले बंद करता है और बोलता है, अगला डिसाइपल मेरी सेक्ट का चेहरा नहीं, उसकी पुरानी मिस्टीरियस हिस्ट्री भी रीराइट करेगा। और इस बार सिर्फ रिल्म नहीं, स्पेशल फिजिक और हिडन लिनिएज प्रायोरिटी में आएगी। बैंक जैसे ही लिंग फ्यू की क्वालिफिकेशन देखकर थोड़ा निराश होता है कि इतनी अच्छी होते हुए भी वो टॉप टियर टैलेंट नहीं मानी गई, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल फिजिक या अनोखी कंपनसेशन नहीं है। वो फिर सिस्टम से ठेठ जेन जी स्टाइल में बोलता है, चल अब मेरी बारी है, दिखाओ मेरे अंदर क्या जीनियस क्वालिटी है। पक्का मैं तो यहाँ पर लेजेंड ही निकलूंगा। लेकिन सिस्टम सीधा रोस्ट मोड में बोलता है कि होस्ट की क्वालिफिकेशन बस मिड कोर है, और अगर तुम्हारे पास ये सिस्टम ना होता तो तुम तो कल्टीवेटर बनने के लायक ही नहीं थे। एक तरह से कहें तो भाई तू कचरा है। ये सुनकर वैंग थोड़ी देर तो अजीब सा फेस बनाता है और सोचता है कि अब ये मेरी बेइज्जती थी या तारीफ। लेकिन मूड सेट रखने के लिए वो फिर बोलता है, ठीक है चलो मेरी चल गई, अब बता लीकिंग की क्वालिफिकेशन क्या है। और जैसे ही वो बोलता है सिस्टम एकदम बिजनेस मोड में जाता है और कहता है कि अगर लीकिंग की क्वालिफिकेशन देखनी है तो 100 सेक पॉइंट देने पड़ेंगे। ये सुनते ही वैंग का धैर्य टूट जाता है और वो अपने मन में चिल्लाता है कि क्या सच में मुझे इस कद्दू जैसे बंदे की क्वालिफिकेशन देखने के लिए 100 पॉइंट देने पड़ेंगे? ये तो आउट ऑफ बजट है। लेकिन फिर भी वो गुस्से में क्लिक कर देता है और जैसे ही क्लिक करता है स्क्रीन पर लीकिंग का डेटा खुल जाता है और सबके सामने आता है कि लीकिंग के पास है पीक डेविल क्वालिफिकेशन। ये सुनकर वैंग की आंखें फटी रह जाती हैं और वो शॉक होकर कहता है कि क्या सच में इस बेवकूफ के पास में ऐसी ओपी क्वालिफिकेशन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी सिस्टम दोबारा नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि लास्ट बार मिस्टेक हुई थी। दरअसल लीकिंग के पास इमोर्टल ब्लैक टर्टल फिजिक है जो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। और ये सुनते ही वैंग लगभग हवा में उड़ता है और कहता है कि 1 मिनट टर्टल फिजिक मतलब क्या। और सिस्टम फिर एक्सप्लेनेशन मोड में जाता है जहां वो बताता है कि ब्लैक स्पिरिट टर्टल फिजिक के एक्टिवेशन से प्रैक्टिशनर की डिफेंस और एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और एक बार एक्टिवेट होते ही उसका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे मोर्टल माना ही नहीं जा सकता। यहां तक कि अगर सारे हैवान और देवता मिलकर उसे खत्म करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। वो अपनी लाइफ पूरी आजादी से जी सकता है। ये सुनकर वैंग पूरी तरह चौंक जाता है और लीकिंग को देखकर मन ही मन सोचता है, क्या सच में इस मोटे के पास इतना खतरनाक फिजिक है? वैंग जैसे ही सिस्टम से पूछता है कि लीकिंग का टर्टल फिजिक्स अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तो क्या वो सच में इमोर्टल बन सकता है? तो वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये फिजिक्स ऑन हो गया तो फिर तो इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इसका डिफेंस तोड़ पाए, और अगर कोई इसका लाइफ एंड करना भी चाहे तो वो खुद ही एंड हो जाएगा। और इतना सोचते ही वैंग सिस्टम से कहता है कि ठीक है, मुझे वो तरीका बता जिसमें मैं लीकिंग का फिजिक्स एक्टिवेट कर सकूं। जिस पर सिस्टम तुरंत स्क्रीन पर लीकिंग का लाइव सीन दिखा देता है, जहां लीकिंग खुद से बना घास का मिरर लेकर उसमें देखता है और एकदम नार्सिसिस्ट मोड में बोलता है, मिरर मिरर जल्दी बताओ कि इस वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल बंदा कौन है? और फिर खुद ही जवाब देता है, मैं ही हूं ऑब्वियसली, देखो मिरर भी मेरा नाम ले रहा है। ये वीडियो जब वैंग देखता है तो सीन पूरी तरह क्रिंज मोड में चला जाता है और सिस्टम एकदम सैवेज बनकर बोलता है, वैंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये डिसाइपल लीकिंग पिटने के काबिल है? और वैंग गुस्से में बोलता है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। लेकिन फिर सोचता है कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है और मेरा फर्ज है कि मैं उसे समझाऊं। लेकिन उसी पल सिस्टम ट्विस्ट लाकर बोलता है कि लीकिंग की टर्टल फिजिक्स एक्टिवेट करने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे पूरी तरह पीटा जाए और वो पिटते पिटते इतना रेज में आ जाए कि उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच जाए, तभी उसका फिजिक्स अवेक हो सकता है। और फिर सिस्टम नॉन स्टॉप वैंग को नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें बार बार लिखा होता है, उसे पीटो, उसे पीटो, उसे पीटो। वैंग के सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो चिल्लाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन सिस्टम कामली बताता है कि टर्टल फिजिक्स तभी काम करता है जब उसका होस्ट मौत के एज तक पहुंच जाए और उसके अंदर की रेज इतनी बढ़े कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाए, तभी उसका टर्टल फिजिक्स पूरी तरह अवेकन हो पाता है। ये सुनते ही वैंग पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अगर एक्टिवेशन के लिए किसी ट्रेजर या रेयर आर्टिफैक्ट चाहिए होता तो शायद वो इस प्रोसेस को पोस्टपोन कर देता। लेकिन अब तो सिर्फ पीटना है, और पीटना तो बहुत आसान है, क्योंकि वैसे भी लीकिंग इतना अनोइंग है कि अगर वैंग खुद न भी मारे तो बाकी के लोग तो उसे यूं ही घेर कर पीटते रहेंगे और ऐसे में उसका फिजिक्स जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। और ये सोचते ही कैमरा कट होता है। लीकिंग पर जो हवा के तेज बहाव को देखकर हैरान होकर कहता है, क्या हुआ? ये आसमान अचानक गरजने क्यों लग गया है? वैंग जैसे ही ग्रास मिरर उठाकर आसमान की ओर देखता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां तेज हवा चल रही होती है और बिजली भी गिर रही होती है, जिसे देखकर लीकिंग घबराते हुए बोलता है, पैरा ट्रीज, ये क्या हो रहा है? आसमान का मूड क्यों बिगड़ गया? लेकिन वैंग पूरा ठंडे दिमाग से बोलता है कि चिंता मत कर भाई, ये सब मेरे कंट्रोल में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम ये क्या चल रहा है? एकदम से आसमान में इतनी तेज एनर्जी क्यों आ गई और इतनी लाइटिंग क्यों गिर रही है? जिस पर सिस्टम जवाब देता है कि तुम्हारी डिसाइपल लिंग फ्यू अब प्रोफाउंड जनरल रिलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली है और ये जो एनवायरनमेंट चेंज है वो उसी की वजह से हो रहा है। ये सुनते ही वैंग एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब एल्डर गुचंग ना सिर्फ हील कर रहे हैं बल्कि उसके ब्रेक थ्रू में भी मदद कर रहे हैं। यार ये तो सच में एक्स्ट्रा लेवल की बात है। फिर वैंग लीकिंग के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी सिस्टर का रिल्म टूटने वाला है और वो एक लेवल ऊपर जा रही है, इसलिए आसमान भी अपने सिग्नल भेज रहा है। ये सुनकर लीकिंग थोड़ा सैड हो जाता है,
और मन ही मन सोचता है कि सिस्टर तो जैसे ही आई उसको सब कुछ मिल गया, मास्टर भी मिल गया और अब वो ब्रेक थ्रू भी कर रही है। लेकिन मैं तो अभी भी मोर्टल मोड में हूँ, मेरी कल्टीवेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब मुझे तुरंत अपना वजन घटाना होगा और इस सारी घास को फाड़ फाड़ कर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं भी जल्द से जल्द कल्टीवेशन शुरू कर सकूं। ये देखकर वैंक उसके पास आता है, उसके गाल पकड़ता है और बोलता है, तू दुखी मत हो, मैं कल से तेरी ट्रेनिंग खुद स्टार्ट करूंगा और तुझे यकीन दिलाता हूं कि टाइम आने पर तू अपनी सिस्टर को भी सरपास कर देगा, इसलिए कभी खुद को नीचा मत देखना। ये सुनकर लीकिंग का मूड पूरा पलट जाता है और वो खुशी से बोलता है, सेकंड मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टेंशन मत लो, मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वैंक उसके गाल पर एक फ्लिक मारते हुए बोलता है, पैरा ट्रीज को तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपनी बॉडी का कुछ करना होगा क्योंकि तू कुछ ज्यादा ही मोटा है और फ्यूचर में मेरा पूरा सेक्ट तेरे ही कंधों पर टिकेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरी अचीवमेंट पूरा यूनिवर्स सुन पाए। सच में ये पूरा सीन एकदम धमाकेदार मोमेंट में बदल जाता है जैसे ही वैंक बोलता है कि लीकिंग फ्यूचर में प्रोफाउंड एम्परर रिल्म तक जाना चाहिए और उसके साथ ही आसमान से नॉन स्टॉप बिजली गिरने लगती है। दृश्य सीधा एक पहाड़ी पर कट होता है जहां एक ठंडी चिंगारी गिरती है और उसी वक्त वहां एक डीमन प्रकट होता है जो पिछले 100 साल से सोया हुआ था और जैसे ही वो उठता है उसे अपने सामने एक प्रोफाउंड जनरल रिल्म का ब्रेक थ्रू होते हुए कल्टीवेटर दिखता है। वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो उसके लिए ऑनर की बात होगी कि उसका पहला शिकार ब्रेक थ्रू कर रहा कल्टीवेटर बनेगा और फिर वह बंदा फुल स्पीड में इमोर्टल सेक्ट की ओर बढ़ता है, चिल्लाते हुए कहता है कि आज का खाना तैयार है। इसी के साथ कैमरा कट होता है सीधे सेक्ट की झोपड़ी पर जहां आसमान से एक जबरदस्त लाइटिंग गिरती है और लिंग फ्यू एल्डर गू चंग के साथ बाहर आती है और यही सिस्टम पुष्टि करता है कि लिंग फ्यू प्रोफाउंड जनरल रिल्म पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। वहीं वैंक के पास नोटिफिकेशन आता है और उसे एक साथ 1000 सेक्ट पॉइंट मिलते हैं जिससे वो फुल ऑन एक्साइटमेंट में सोचता है कि ये लड़की सच में जीनियस है। अब ये सिर्फ एक रिल्म पीछे है और अच्छा हुआ कि उसके पास सिस्टम है, वरना ये उसकी खुद की डिसाइपल उससे आगे निकल जाती। फिर वैंक यही सोच ही रहा होता है कि लिंग फ्यू उसके पास आती है और शुक्रिया बोलती है कि आपने उसे सेक्ट में चांस दिया, जिसे देखकर लीकिंग अपने मन में सोचता है कि उसकी जूनियर सिस्टर तो सीधा परफॉर्म जनरल रिल्म पर पहुंच गई। अब अगर उसे उससे पावरफुल बनना है तो कम से कम 1 साल में उसे एंट्री पीस रिल्म तक पहुंचना होगा। तभी वैंक लिंग फ्यू को बताता है कि अगर उसे फ्यूचर में पावरफुल बनना है तो एल्डर गू चंग जैसे कहेंगे उसे वैसा ही करना होगा और उम्मीद करता है कि वो कभी सेक्ट का नाम नीचा नहीं होने देगी। जिस पर लिंग फ्यू जवाब देती है कि मास्टर टेंशन मत लो, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। लेकिन तभी पहाड़ों से वो डीमन आता दिखता है जो बोलता है कि उसे लगा था यहाँ सिर्फ एक ब्रेक थ्रू कर रही बंदी होगी, लेकिन देखो तो यहाँ तो पूरा मिक्स प्लेट है, अब उसकी भूख पूरी होने वाली है। वैंक उसे देखकर सिस्टम से पूछता है कि उसे इस पर्सन के बारे में डिटेल्स दो, जिस पर सिस्टम जवाब देता है, अगर कल्टीवेशन लेवल जानना है तो 10 सेक्ट पॉइंट दो और अगर बैकग्राउंड जानना है तो जैसे ही 100 पॉइंट्स की बात होती है वैंक चौंक कर बोलता है, इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए 100 पॉइंट्स लगेंगे, सच में इसकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इतना कहकर वैंक उस व्यक्ति की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि इसके पास खड़ा होने से ही मुझ पर जो दबाव बन रहा है वो हद से ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यहाँ हरा सकता हूँ। इसीलिए इससे लड़ने से पहले मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। यही समझदारी होगी। वैंक के इतना सोचते ही सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस रहस्यमय व्यक्ति की जानकारी देने लगता है कि यह व्यक्ति एक डेमन है जो अवरी एम्पायर से है और कुछ साल पहले इसे ग्रेट डेमन योशुआ कहा जाता था। अगर इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो यह पीक परफॉर्मेंस अरेंज रिल्म पर था, लेकिन ग्रेट याओ एम्पायर में यह एक व्यक्ति से हार गया था जिसने इसकी कल्टीवेशन को सील कर दिया था और अब वो सील हाल ही में टूटी है, इसलिए यह अपनी पीक पर नहीं है बल्कि अभी सिर्फ नोबिलिटी रिल्म की पीक पर है। ये सुनते ही वैंक भी हैरान रह जाता है और सोचता है, अच्छा हुआ ये डेमन अपनी पूरी ताकत में नहीं है, वरना गुचांग भी इसे अकेले नहीं हरा पाता। तभी लीकिंग गुस्से में उस डेमन से कहता है कि तू आखिर है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे सेक्ट मास्टर को यहाँ आकर अपमानित करने की बेहतर होगा कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना अगर हमारे एल्डर्स को गुस्सा आ गया तो वे तुझे बहुत ही बुरी तरह से मारेंगे। लीकिंग की बात सुनकर डेमन उस सेक्ट की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, ऐसे किसी सेक्ट के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। और सुन मोटे कद्दू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तू मेरे हाथों पिटना चाहता है? इतना सुनकर वैंग ली किंग की तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली किंग में इतनी हिम्मत होगी कि वो नोबिलिटी रिल्म के पीक बंदे के सामने खड़ा होकर उसकी बेइज्जती कर सके। मैं देख सकता हूं कि इसके अंदर जरा भी डर नहीं है। तभी लिंग फू वहां आती है और ली किंग से कहती है, सीनियर ब्रदर, आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूं कि इसका ऑनरा भी मास्टर जैसा ही ताकतवर है। इसका मतलब यह व्यक्ति भी नोबिलिटी रिल्म पर है। और लिंग फू की यह बात सुनकर डेमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लिटिल गर्ल, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं क्या? अब तुम लोगों को डर लग रहा है ये जानकर कि मैं नोबिलिटी रिल्म पर हूं? और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लीकिंग होता है वो उस डीमन से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम यहां पर नोबिलिटी रिल्म पर हो तो तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पैरा ट्रीज भी यहां पर खड़े हुए हैं। पैरा ट्रीज ने मुझे कहा था कि वकी वाली की साल में मुझे एंट्री पीस रिल्म पर पहुंचा देंगे और अगले 3 सालों में मुझे प्रोफाउंड एवरेज रिल्म पर ले जाएंगे। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पैरा ट्रीज कितने ज्यादा पावरफुल हैं।
और यहाँ जो पर्सन खड़ा हुआ है वो बस मेरी मिडिल फिंगर देखने के ही लायक है। और अब हम देखते हैं कि लीकिंग की बातों को सुनकर उस डीमन के भी थोड़े पसीने छूटने लगते हैं और वो वैंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या सच में इस बंदे के पास इस तरह की स्किल्स हैं, लेकिन देखने में तो ये मुझे ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। और ये सुनते ही अब जो लीकिंग होता है वो उस डीमन को फुल रोस्ट मारते हुए बोलता है कि तुम लिटिल एंट कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सेक्ट के अंदर घुसने की और यहाँ आने के बाद हमारे सेक्ट मास्टर के बारे में इस तरह की बातें करने की। अगर तुम अब यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप नील डाउन कर लो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और लीकिंग की इस तरह की बातों को सुनकर अब डीमन को भी उस पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये मोटा कद्दू आज मेरे हाथों से मरने ही वाला है। और उस डीमन के इतना सोचते ही हम लीकिंग को देखते हैं जो वहां पर एक अजीब सा पोज बना लेता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। और डीमन खुद बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि इस पोटैटो के पास ब्लैक टर्टल फिजिक्स क्यों है, क्योंकि अगर इसके पास वो डिफेंसिव फिजिक्स नहीं होता तो लोग इसे सिर्फ इसकी हरकतों से परेशान होकर पीट पीट कर मार डालते। और अब लीकिंग की इस तरह की हरकतों को देखकर डीमन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह चिल्लाकर बोलता है कि मोटे कहीं के क्या, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया, लगता है कि अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। मैं यहाँ पर अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। और उसके इतना कहते ही अब जो वैंग होता है वो एल्डर गुचंग से कहता है कि एल्डर गुचंग जल्दी जाकर उसे रोको, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और इतना कहकर अब वैंग वहां पर अपनी सिस्टम को बुलाता है और बोलता है कि अब समय आ गया है समन करने का, क्योंकि वैंग इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। और अब जैसे ही एल्डर गुचंग सामने आता है, डीमन अपना अटैक बनाना शुरू कर देता है और कहते हुए बोलता है कि क्या तुम ही वो एल्डर गु हो, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के, जिसके बारे में वो मोटा कद्दू बता रहा था। तो ठीक है, अब चूंकि तुम यहाँ आ ही चुके हो तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उतने ही पावरफुल हो या फिर बस बातों में ही बड़े हो। और इतना कहते हुए अब वह अपने अटैक को सीधे एल्डर गु चंग की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद उस मोटे को, जिसने मुझे यहाँ पर बार बार चिढ़ाया और गुस्सा दिलाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एल्डर गु चंग भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और वो अपनी सौ को बाहर निकाल लेते हैं। और अपनी सौ को बाहर निकालते के साथ ही हम देखते हैं कि वे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर गुचंग के पीछे से एक और एनर्जी का हाथ आने लगता है और इससे पहले कि एल्डर गुचंग उससे बच पाते, हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी हैंड होता है वो सीधे जाकर एल्डर गुचंग को पकड़ लेता है। और एल्डर गुचंग को पकड़ लेने के बाद अब वो जो डिमन होता है वो लीकिंग से बोलता है कि जिस तरह से यहाँ पर तुम अपने एल्डर गुचंग की तारीफ कर रहे थे, मुझे लगा था कि ये बंदा बहुत पावरफुल होगा, लेकिन मैंने तो इसे इतनी आसानी से पकड़ लिया। और यह देखकर हम देखते हैं कि लीकिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिंग फे होती है वह वैंग के पास आते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर, प्लीज जाकर मास्टर को बचाइए ना, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। यह सुनकर वैंग उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मास्टर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर गु चंग की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वह डिमन भी शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह जो एनर्जी होती है वह उस डिमन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसी डिमन की तरफ बढ़ने लगती है और वह डिमन उस एनर्जी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह उसे रोक नहीं पाता और सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि एल्डर गु चंग अब फुल स्टाइल में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वह डिमन शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक नोबिलिटी रिल्म का पावर हाउस इस तरह के पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था। यह बंदा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर इसकी सोल टेक्निक की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। और इतना सोचकर वो अपने हाथ को देखने लगता है, जहां हमें दिखता है कि उसका हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। पता चलता है कि उसका हाथ बुरी तरह फट चुका है और उसकी नसों तक बर्न हो चुकी है। तो वो बेकाबू गुस्से में डार्क रेड ओरा पूरे एरिया में फेंक देता है और हवा में ऊपर उठते हुए पूरा बैटलफील्ड जैसे उसके क्रोध से थर्राने लगता है। लेकिन नीचे खड़ा ली चिंगयांग बिना एक सेकंड गंवाए ठहाका मारते हुए ताना मारता है, ओ भाई, अब हवा में क्यों तैर रहा है? अभी तो बहुत बकैती चल रही थी, अब क्या हुआ? भागने का मन बना लिया? क्या डर लग रहा है सच्चाई सामने देखकर? या ये भी नहीं दिख रहा कि हमारे सेक्ट मास्टर जून चंगसियाओ अब भी वहीं खड़े हैं, एकदम चुप शांत और तैयार तुझे सेकंडों में इवेपोरेट करने के लिए? और इतना कहते ही वो ट्रोलिंग मोड में एकदम ऑफ बीट डांस करने लगता है, जैसे उसे सामने खड़ा डेमन सिर्फ एक सर्कस क्लाउन लग रहा हो, जिससे डेमन पूरी तरह ट्रिगर होकर बुरी तरह चीखते हुए बोलता है, तू मोटा जोकर याद रख, मैं तुझे अपने स्पेशल मर्स से सड़ा दूंगा, तेरी सोल तक को जला दूंगा, तुझे तो मैं चिंता भी नहीं छोड़ने दूंगा। लेकिन उससे पहले ही अचानक जून के पीछे से एल्डर वे का एक हैवी पंच ली चिंगयांग के मुंह पर लैंड करता है, जिससे वो दूर जमीन पर क्रैश करता है और कंफ्यूज्ड होकर चिल्लाता है, सेक्ट मास्टर, आपने मुझे क्यों मारा? और एल्डर वे एकदम सीधा चेहरा बनाकर बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस मच्छर बैठा था तेरे गाल पर। और मन में सोचता है कि इसकी बकचोदी से मेरा पेशेंस ही डिसॉल्व हो गया था, मैं तो भूल गया कि ये मेरी ही साइड का है। और पंच सीधा चला गया। लेकिन इससे पहले कि टोन हल्की हो, कैमरा डेमन की ओर कट होता है, जो अब पागलों की तरह हंसते हुए अपनी ट्विस्टेड एनर्जी के साथ बोलता है, जैसे ही मैंने अपनी सील तोड़ी, सबसे पहली जगह जहां पहुंचा वो है ये टावर ट्री। और अब मैं यहां से खाली नहीं जा रहा, क्योंकि तुम सब डिवाइन एनर्जी से भरे हुए चलती फिरती एपेटाइजर्स हो। और ये कहते ही वो एक मॉन्स्ट्रस डेमोनिक एनर्जी हैंड कंजर करता है, जो सीधा जून की तरफ भयानक रेज के साथ फायर करता है और बैक से लू चंकियन चिल्लाती है,
मास्टर ध्यान से, लेकिन जून का चेहरा, जीरो एक्सप्रेशन, जीरो टेंशन, सिर्फ ठंडी मुस्कान और एक ही परफेक्ट स्वॉर्ड मूवमेंट में उसका स्पिरिचुअल स्लैश उस डेमोनिक अटैक को बीच से चीर देता है, जैसे हल्दी दूध में इंक गिरा हो। वो एनर्जी सीधी पलटती है और टकराव से पैदा हुई शॉक वेव पूरे बैटलफील्ड को साइलेंस से हिलाकर रख देती है। हवा में स्टैटिक चार्ज उड़ता है, जमीन कांपती है और हर कोई एक ही वाइब में फ्रीज हो जाता है कि अभी अभी क्या देख लिया, और सीन वहीं पर ठहर जाता है। जिस वक्त तूफान का सिर्फ पहला चैप्टर शुरू हुआ था, चारों तरफ का धुआं छंट चुका है, हर चीज फिर से साफ नजर आने लगी है। और उसी वक्त एल्डर वेई झोपड़ी का दरवाजा खोलते हुए कैजुअली बोलता है, लगता है इन दोनों की लड़ाई अब यहीं खत्म हो गई। और जैसे ही कैमरा बाहर की ओर मूव करता है, हम देखते हैं जून चंगशाओ अब जमीन पर उतर चुका है। सामने वो डेमन बुरी तरह धूल में लिपटा पड़ा है, हाँफ रहा है, बिखरा हुआ है और मन में बड़बड़ा रहा है कि ये जून हर सेकंड के साथ और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मैंने इसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी ना इसे गिरा सका। और अब जबकि मेरी सील टूट चुकी है, कुछ वक्त बाद मेरी असली पावर वापस आ जाएगी, और जब वो वापस आएगी तो मैं लौटूंगा और तब इन सबका सफाया कर दूंगा। लेकिन तभी वो खुद को उठाते हुए चीखता है, मैं मानता हूं आज हार गया, लेकिन सुन ले जून चंगशाओ, जब मेरी पूरी ताकत लौटेगी मैं फिर से लौटूंगा और तुझे खत्म करके जाऊंगा। जिस पर जून बड़ी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, सुन, बात तो तेरी ठीक है और मैं तुझे कुछ ज्यादा घमंड में आने भी नहीं देना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है, तू आज यहां से जाएगा ही नहीं। ये सुनते ही डेमन एक घुली हुई हंसी के साथ जवाब देता है, मानता हूं कि अब तक जितने भी नोबल रेल्म के बंदों से मिला हूं, तू सबसे ऊपर है, लेकिन ये मत सोच कि तू मुझे रोक सकता है, बिकॉज यू कांट। और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, जून चंगशाओ अपने स्पिरिचुअल सोर्ड को फिर से शीथ करता है,